तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ही तगड़ा वाला युद्ध शुरू हो चुका है, जहां पर इसकी शुरुआत इजराइल ने की थी। इजराइल को यहां पर ये लगता था कि हम यहां पर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करके वापस से चले जाएंगे और ईरान यहां पर कुछ नहीं करेगा, बल्कि यहां पर ईरान ने दबाकर मिसाइलें, ड्रोन्स, बहुत सारा अटैक यहाँ पर इजराइल के ऊपर किया है। कई सारे शहर यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं और कई सारे लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। तो क्लियरली यहाँ पर जो इजराइल ने इस तरह की जो कैलकुलेशन की थी वो बैकफायर कर गई है और दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल यहाँ पर ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ ही परमाणु ठिकाने और साथ ही सिविलियन एरियाज़ को निशाना बना रहा है और कई सारे दूसरे टारगेट को भी यहाँ पर जो है हिट कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ईरान है उसने भी यहाँ पर जो है ना सैकड़ों की संख्या में जो मिसाइल है उसके बैराज में, कई सारे वेव्स में यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक किया है। इजराइल के जो लोग हैं वो यहाँ पर बंकरों में छिपे हुए हैं। उनको यहाँ पर पहले बता दिया था कि भाई खाने पीने का इंतजाम पहले से करके रखो, यहाँ पर जो है ना कई दिनों तक ये लड़ाई चलने वाली है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल की तरफ से इतना नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर नुकसान की खबरें ईरान की तरफ से आ रही है, जहाँ पर 80 के आसपास लोगों की मौत हुई है, जिसमें से यहाँ पर कई सारे टॉप मिलिट्री के कमांडर थे और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और यहाँ पर कई सारे जो है ना हाई वैल्यू टारगेट भी थे। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जाए तो इजराइल ने ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, तो वही यहाँ पर ईरान ने भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान इजराइल का पहुँचाया है। इजराइल ने यहाँ पर सोचा था कि भाई चले जाएंगे हम यहाँ पर, ईरान कुछ नहीं, लेकिन ईरान ने यहाँ पर रिटेलिएट किया और यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है और यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को बर्बाद करने की चेतावनी दे दी। इजराइल यहाँ पर कह रहा है कि रोक दो तुम अपना अटैक, वरना तो हम तेहरान को बर्बाद कर देंगे। वहीं पर ईरान ने यहाँ पर इजराइल को कहा कि भाई तुम रोक दो, वरना यहाँ पर तेल अवीव को, जेरूसलम को बर्बाद कर देंगे। तो क्लियरली यहाँ पर ये जो युद्ध होगा वो कैसा जाएगा, क्या होगा इस युद्ध का, अभी किसी को कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या होगा अगर इस ये युद्ध है और ज़्यादा फैल जाए और इसके यहाँ पर क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप यहाँ पर किसके साथ हो, क्या इजराइल के साथ हो जो हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और यहाँ पर जो है ना हमें डिफेंस के इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा वो पैसे जो है ना इसके चार्ज करता है, या फिर हम यहाँ पर ईरान के साथ होने चाहिए जो हमें यहाँ पर सस्ते में तेल प्रोवाइड कर सकता है और रुपये में यहाँ पर पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी हमारे यहाँ पर ईरान से बच सकते हैं। तो इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है कि आप यहाँ पर इजराइल के साथ हो या ईरान के साथ हो। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, इसमें जो कुछ भी हो रहा है ना उसमें यहाँ पर अमेरिका की बहुत ही बड़ी एक जो है ना एक इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि देखा जाए तो जब इजराइल ने यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक किया था तो अमेरिका ने क्लियरली बोल दिया था कि हम यहाँ पर किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर अंदर खाने में जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट या फिर जो भी हथियार इजराइल इस्तेमाल करता है वो सारे के सारे यहाँ पर कहाँ के बने हुए हैं, वो बने हुए हैं यहाँ पर अमेरिका के। तो अमेरिका तो यहाँ पर क्लियरली हथियार इजराइल को देता है और इजराइल इन हथियारों का इस्तेमाल गाज़ा में जेनोसाइड करने के लिए करता है और लेबनान, सीरिया, यमन, इराक़ और ईरान पर अटैक करने के लिए करता है। तो क्लियरली यहाँ पर बेलगाम घोड़े की तरह है, वो कहाँ पर क्या कुछ कर दे कुछ पता नहीं है और इसको यहाँ पर अमेरिका ने छूट दे दी है। पूरी तरह से इम्प्यूनिटी है यहाँ पर। इजराइल के खिलाफ कोई कुछ बोल देना तो यहाँ पर जो है ना उसको उठा लिया जाता है अमेरिका में। तो यहाँ पर जो है ना इजराइल के खिलाफ इतनी ज़्यादा आवाज़ आती नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मतभेद है कि भाई तुम जो यहाँ पर सत्ता में आए थे तो तुम यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट को लेकर आए थे, तो यहाँ पर इजराइल फर्स्ट क्यों कर रहे हो। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो है ना नेतन्याहू के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि अमेरिका को वो ज़बरदस्ती इस युद्ध में घसीटना चाहता है, जबकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ में इंटरेस्टेड है नहीं। इलेक्शन से पहले उन्होंने कह दिया कि भाई जो भी वॉर चल रहे हैं मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, गाज़ा का वॉर एक दिन में ख़त्म कर दूंगा, यूक्रेन का वॉर एक दिन में ख़त्म कर दूंगा, जो भी वॉर चल रहे हैं वो सब यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका के राष्ट्रपति इंटरेस्टेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के कई सारे बेस मिडिल ईस्ट में मौजूद है, कतर में, बहरीन में, इराक़ में, सऊदी अरब में, यूएई में, कई सारे देशों में यहाँ पर मौजूद है और वो सारे के सारे जो एयरबेस है वो मदद करते हैं इजराइल की, ताकि यहाँ पर जो भी अटैक ईरान करेगा तो उसको ये एयरबेस से यहाँ पर रोक सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ईरान इन एयरवेज पर अटैक कर देता है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि ईरान की जो मिसाइल है उससे यहाँ पर किसी अमेरिका की जान चली जाती है इजराइल के अंदर ही, तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि अमेरिका इसमें शामिल हो जाए। तो ऐसे में अगर यहाँ पर अमेरिका शामिल हो जाता है
तो ईरान में काफ़ी ज़्यादा तबाही आ जाएगी। और उसी के साथ साथ ही यहाँ पर जो ईरान है वो भी अमेरिका के बेसिस पर अटैक करेगा। तो मिडिल ईस्ट यहाँ पर पूरी तरह से जल जाएगा अगर यहाँ पर अमेरिका की एंट्री हो जाती है तो। और इसी के साथ यहाँ पर हो सकता है कि ईरान की तरफ से चाइना और रशिया भी आने की कोशिश करे या फिर नॉर्थ कोरिया भी आने की कोशिश करे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर अमेरिका की एंट्री हो गई तो अमेरिका यहाँ पर काफ़ी कुछ तबाह कर देगा। हालांकि देखा जाए तो ट्रम्प की तरफ से संदेश मिला है, ये संकेत मिला है कि वो इंटरेस्टेड है नहीं। इजराइल ने रिक्वेस्ट की है कि भाई शामिल हो जाओ, तुम शामिल हो जाए, लेकिन ट्रम्प ने पूरी तरह से आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है नेतन्याहू की रिक्वेस्ट कि भाई हम यहाँ पर बिल्कुल भी शामिल नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसी कुछ जो है ना मिसकैलकुलेशन हो जाती है तो भाई यहाँ पर मजबूरी बन जाएगी अमेरिका की इस युद्ध में शामिल होने की। और इसी के साथ ही दूसरा सिनेरियो ये है कि क्या यहाँ पर मिडिल ईस्ट के जो बाकी के जो दूसरे देश है वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जॉर्डन, सऊदी अरब या फिर जो यूएई है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से इजराइल की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं मिसाइल के ज़रिए तो इन देशों के एयर स्पेस से जो है ना गुजर रहे हैं, क्योंकि ईरान की जो मिसाइल है वो इनके एयर स्पेस से होकर जाती है। तो एयर स्पेस का यहाँ पर जो है ना वायलेशन हो जाता है इनका देश का, तो यहाँ पर वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं और इससे यहाँ पर जो है ना क्या होता है कि ईरान की मिसाइलों को ये इंटरसेप्ट कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर इजराइल की मदद हो जाती है। तो इस चीज़ से यहाँ पर ईरान खपा है और उसने यहाँ पर सीधा सीधा बोला है कि यहाँ पर कोई भी देश अगर हमारी मिसाइल रोकने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर हम अटैक कर देंगे। और याद है यहाँ पर हमें कि किस तरह से 2019 में यमन के हूती रिबेल्स ने सऊदी अरब की जो है ना एक ऑयल फील्ड पर अटैक कर दिया था, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ना सिर्फ यहाँ पर सऊदी अरब को बल्कि यहाँ पर ऑयल सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। और फिर उसके बाद 2022 में यूएई में भी यहाँ पर यमन से हमला किया गया था। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर जो ईरान है उसने धमकी दी थी कोई भी देश बीच में ना आए वरना तो अंजाम उसके बुरे होंगे। तो क्लियरली यहाँ पर जो ना इस चीज़ से नुकसान ना सिर्फ मिडिल ईस्ट को होगा बल्कि यहाँ पर इंडिया को भी होगा, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। वैसे भी युद्ध की स्थिति में यहाँ पर जो सप्लाई होती है ऑयल की वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और डिस्टर्ब हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की जो प्राइस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में यहाँ पर इंडिया को और ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। तो इससे यहाँ पर इंडिया के लिए जो ऑयल आएगा वो महंगा आएगा और इससे यहाँ पर इंडिया में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्लियरली इस तरह से अगर ये चीज़ होती है तो यहाँ पर ना सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरी दुनिया को और इंक्लूडिंग इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि इजराइल ने यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर इजराइल को खतरा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और इसी के लिए यहाँ पर अमेरिका के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन भी की जा रही थी। संडे के दिन यहाँ पर नेगोशिएशन होने वाली थी जिसको कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल ने कोशिश की कि भाई किसी तरह से यहाँ पर हो जाए और इजराइल की तरफ से यहाँ पर ट्रम्प जो है ना नेगोशिएशन कर रहे थे, लेकिन अभी तक भी कोई कंक्रीट यहाँ पर सामने निकल कर नहीं आया है। और यहाँ पर जो है ना इजराइल को लगा कि यार ये तो कुछ बात बन नहीं रही है, तो हम यहाँ पर खुद से यहाँ पर जो है ना अटैक कर देते। तो उन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ पर मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि ईरान की ज़्यादातर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो अंडरग्राउंड और कई सैकड़ों मीटर नीचे हैं, जिसको यहाँ पर अगर कोई एयर स्ट्राइक हो भी जाती है तो उसको कोई नुकसान पहुंचने वाला है नहीं। और अभी जो चीज़ें हुई है ना, एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ है, अटैक किया गया है ईरान की न्यूक्लियर साइट को, तो उससे भी यहाँ पर कोई रेडिएशन निकलने वाले कोई संकेत मिले ही नहीं है और यहाँ पर जो भी न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह था उस पर भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है वो अपना काम यहाँ पर अभी भी करती रहेगी, क्योंकि वो पूरी की पूरी यहाँ पर अंडरग्राउंड अवस्थित है और यहाँ पर कोई भी एयर स्ट्राइक उसको नुकसान पहुँचाएगी ऐसा मुझे तो नहीं लगता। तो ऐसे में यहाँ पर इजराइल पूरी तरह से विफल हो जाएगा और ये मुझे उम्मीद है और यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स की यहाँ पर यही उम्मीद है कि भाई इजराइल अकेला नहीं कर पाएगा भाई ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तबाह। तो उसके लिए यहाँ पर अमेरिका की मदद चाहिए और अमेरिका यहाँ पर जो है मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा कि ईरान को आ जाएगा गुस्सा और ईरान के लिए यहाँ पर जीने और मरने का सवाल हो जाएगा। भाई हमें यहाँ पर अगर एग्जिस्टेंस में रहना है तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा, ईरान और ज़्यादा डिटरमाइन हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने के लिए और उसके पास नॉलेज तो वैसे भी है और यहाँ पर उसके पास जो है ना फिसाइल मटेरियल आज लगभग 400 किलो के आसपास है, जिसकी वजह से वो लगभग 10 न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, इतना फिसाइल मटेरियल है उसके पास। तो यहाँ पर जो है ना क्या होगा कि भाई अब ये होगा कि ईरान और ज़्यादा डिटरमाइन हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने के लिए अगर यहाँ पर इजराइल फेल हो जाता है न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने से। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जो ऑयल की जो सप्लाई है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जो
हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ना वो ईरान के यहाँ से ही निकलता है। तो यहाँ पर जो भी मिडिल ईस्ट से सप्लाई किया जाता है ऑयल वगैरह, वो यहाँ पर कहाँ से होता है, पर्शियन गल्फ़ से किया जाता है। पर्शियन गल्फ़ यहाँ पर बिल्कुल ईरान के मुंह पर ही है, तो जब चाहे वो उसको तब यहाँ पर जो है ना उसको रोक सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा कि जो इंटरनेशनल सप्लाई है ऑयल की, गैस की, वो यहाँ पर रुक सकती है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ सकता है। और इसी के साथ ही जो यमन में हूती रिबेल्स है वो भी यहाँ पर रेड सी को रोक सकते हैं, जैसे उसने पहले किया था। पहले यहाँ पर अटैक किए इतने ज़्यादा इजराइल से रिलेटेड शिप्स के ऊपर कि भाई दुनिया ने रेड सी से मुंह मोड़ लिया और वो केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका से यहाँ पर जाने लगे। तो यहाँ पर उससे उनकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोक सकता है और यमन के हूती रिबेल्स यहाँ पर रोक सकते हैं लाल सागर को। तो क्लियरली यहाँ पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। अगर यहाँ पर जो है ना ईरान यहाँ पर फैसला ले लेता है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें, अब तो हमें यहाँ पर जो है ना रास्ता ही रोकना है। और इसी के साथ ही यहाँ पर इजराइल जो है ना वो सत्ता परिवर्तन भी चाहता है, रिजीम चेंज भी चाहता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो ईरान में चलता है थियोक्रेसी और यहाँ पर जो सर्वोच्च नेता है वो है यहाँ पर अली खमेनी, और उनके ऊपर भी अटैक हुआ था लेकिन वो अटैक से बच गए हैं। लेकिन इजराइल यहाँ पर ये चाहता है कि सत्ता यहाँ पर पूरी तरह से बदल जाए ईरान में और यहाँ पर जो है ना एक शून्य पैदा हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पर शून्य पैदा हो जाएगा तो देश किस स्थिति में जाएगा? क्या यहाँ पर जो आर्मी के जनरल्स है वो यहाँ पर हथियार लेंगे सत्ता, तो उसके बाद क्या उनको लगता है इजरायलियों को कि ये जो है ना सही से काम करेंगे या फिर जो है ना इजराइल के हक के काम करेंगे? भाई यहाँ पर जो है ना और ज़्यादा असंतुलित हो जाएगा वो मामला, और पता नहीं यहाँ पर जो है ना ये चीज़ यहाँ पर कब कहाँ जाकर होगी, कुछ आइडिया नहीं है। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे आउटकम निकल सकते हैं, जिसमें से यहाँ पर अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया तो यहाँ पर इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर अटैक करेगा अगर एक बार यहाँ पर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया तो। और यही यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है इजराइल को, और इसी वजह से उसने न्यूक्लियर साइट्स को हमला किया। लेकिन कहाँ कुछ हुआ है न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के बाद, क्योंकि फिसाइल मटेरियल उसके कहाँ पर है, कैसे हालत में है, कहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ नहीं पता। वो तो यहाँ पर जो है ना जो भी दिख रहा है उसको उसके ऊपर अटैक कर रहा है न्यूक्लियर साइट्स। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर साइट भी तो अंडरग्राउंड है, वो चाह कर भी पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर अगर वो तबाह कर भी ले तो नॉलेज तो उसके पास पहले से ही है, वो फिर से यहाँ पर बना लेगा और उसके बाद तो यहाँ पर वो और ज़्यादा अंडरग्राउंड बना लेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल जो कुछ भी कर रहा है उससे यहाँ पर ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना इजराइलियों को बाद में समझ में आएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना टर्न आउट हो रही है। और ये जो युद्ध है ना वो इंडिया के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया को यहाँ पर संयम बरतना चाहिए। इंडिया के संबंध यहाँ पर ईरान के साथ भी अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, तो किसी के साथ भी यहाँ पर पक्ष ना लेता हुआ दिखाई दे, ऐसी कोशिश यहाँ पर इंडिया की होनी चाहिए। बहरहाल ये तो है, वक्त ही बताएगा क्या होता है आगे। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे टाइम गॉड ब्लेस यू ऑल नाउ साइनिंग ऑफ।